नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही आज हम प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में, देश के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो दिल्ली में रोज-रोज प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का चल रहा है, क्या उसका कोई एक राजनीतिक अंत दिखता है या चुनाव तक इसी तरह का माहौल बना रहेगा? नहीं, आज तो जो प्रदर्शन हुए वो तो प्रदर्शनों की प्रतियोगिता थी और साफ दिखाई पड़ रहा था कि जो दिल्ली पुलिस है उन प्रदर्शनों से निपटने के अलग-अलग मानदंड इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था जिसमें किसी भी उनके कार्यकर्ता को सड़क पर खड़े तक नहीं होने दिया जा रहा था। जैसे ही वो आते थे, वो मेट्रो से बाहर निकलते, स्टेशन से बाहर निकलते थे या किसी भी तरीके से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते थे, उनको तुरंत पकड़कर एक बस में बैठा दिया जाता था और बस उन्हें वहां से ले जाती थी। यानी उनको जमा ही नहीं होने दिया जा रहा था। सीधा पुलिस का तर्क ये था कि यहाँ दफा 44 लगी हुई है, आपको यहाँ पे जमा होने का ही अधिकार नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों को जमा तक नहीं होने दिया। पंजाब के एक मंत्री को भी आज गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर पुलिस ने पूरी नियोजित कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रदर्शन ठीक से न हो सके। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रही थी, उस प्रदर्शन को बाकायदा प्रायोजित तरीके से होने दिया गया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए या उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए 3 तरह के बैरिकेड, 3 स्तरीय बैरिकेड लगाए थे। 3 लेयर्स थी बैरिकेड की। पुलिस ने इतने ढीले-ढाले तरीके से एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया प्रदर्शन करने के लिए कि दिल्ली भाजपा के उत्साही प्रदर्शनकारी पहले लेयर को तोड़कर आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़ गए पहली लेयर को तोड़कर, तो पुलिस का माथा ठनका। उन्होंने समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। वो बड़े पैमाने पर जो बैरिकेड की लेयर्स थी उनको तोड़ते रहे। उस प्रक्रिया में पत्रकारों ने भी उनको देखा, उसके ऊपर टीका-टिप्पणियां भी शुरू हुई और फिर पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछार डाली, भाजपा के प्रदर्शनकारियों के ऊपर। फिर भी जब वो नहीं माने, तब पुलिस ने थक हार कर जो वहां पर गाड़ियों का इंतजाम किया, फिर उनको गाड़ियों में भरा जाने लगा। अब देखिए, जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रदर्शनों से निपटने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि दफा 44 तकनीकी रूप से देखा जाए दोनों के लिए लगी थी। आपको ध्यान होगा जब सीए को अधिसूचित किया गया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने सीए के खिलाफ एक बयान दिया था। उनके बयान के खिलाफ कथित हिंदू शरणार्थियों ने एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन को उस जगह पर कराया गया जहां पर किसी पार्टी को प्रदर्शन करने की इजाजत ही नहीं है। बावजूद इसके पुलिस मुस्कुराते हुए बिल्कुल सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से उस प्रदर्शन को होने दे रही थी। तो इसको कहते हैं नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड। इसका विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो अगर आप प्रदर्शनों के बारे में पूछते हैं, तो अब तो पुलिस ने बिल्कुल तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होने ही नहीं देंगे और उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किए जाएंगे, उन प्रदर्शनों में बाकायदा मदद करेंगे। तो यहाँ से जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है, वो अगर हम ये मान लें कि कल शायद एक बार सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में, वहाँ भी उनको कोई जमानत या कोई राहत नहीं मिलती है, तो उनको अरविंद केजरीवाल के बगैर ही अपनी राजनीति चलानी है। तो क्या ये रणनीति अनंत काल तक चल सकती है कि अब रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, कहीं और धरना दे रहे हैं, या उन्हें कुछ और नए तरीकों को खोजना होगा? नहीं, वो प्रदर्शन भी करेंगे और साथ में अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर्स, उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि भाई उनके आदेश उन्हें मिल रहे हैं। पहले आतिशी ने दावा किया कि जल बोर्ड के बारे में अरविंद केजरीवाल का आदेश उन्हें लगा, उन्होंने आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाया। अब सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आदेश मिला, वो मोहल्ला क्लिनिक वाला आदेश पढ़ के कह रहे हैं। जो ईडी है, ईडी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर किसी भी कागज की दस्तखत नहीं किए है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत बेचैन है, बहुत उत्तेजित है। वो उनके इस्तीफे, मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की डिमांड के लिए प्रदर्शन कर रही है और साथ में वो शिकायतें कर रही है कि भाई ये कैसे आदेश वहां से जारी कर रहे हैं। तो एक तरह का माहौल बना हुआ है और उस माहौल में भाजपा भी इस तरह से बोल रही है, इससे ये असर पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी तो बोल ही रही है कि अरविंद केजरीवाल अदालत हिरासत में रहकर सरकार चला रहे हैं। अब ये चीज भाजपा के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी का सबब है।
भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को कैसे रोका जाए। अच्छा, भाजपा के पास ये जानने का भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो आदेश आम आदमी पार्टी के मंत्रियों द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाए जा रहे हैं, ये आदेश कैसे हैं, क्या हैं, ये आदेश उनके पास कैसे पहुंचे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो लगातार ये दावा है कि भाई सरकार चलाई जा रही है, जो हमारा मुख्यमंत्री है वो कहीं भी रहो, जेल के बाहर रहे, जेल के अंदर रहे, वो जनता की सेवा में लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक इसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कुछ दिन हो गए हैं। अगर आज के दिन में हम ये समझना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर कौन सा राजनीतिक हित इसे सकता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? आपके मन में कोई जवाब है? मुझे तो लगता है कि उनके वो उन्होंने किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का उन्होंने योजना बनाई है कि पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके और जो तथाकथित शराब घोटाला है, इसके जरिए वो आम आदमी पार्टी को नेतृत्वहीन कर देना चाहते हैं पूरी तरीके से। वो पार्टी को ही अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने जो इस बार जो अदालत में पेश किया है उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर रखा है। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। और अरविंद केजरीवाल को उसका सीईओ बताया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया है। केवल इसी तरीके से वो ये साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि पैसा जो है वो पार्टी के पास आया और पार्टी ने उसको चुनावों में या अपनी चुनाव गोवा चुनावों में और दूसरी जगह उसको खर्च कर दिया। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो व्यक्ति के पास वो पैसा निकलना चाहिए था, मनी ट्रेल निकलना ही चाहिए थी। मनी ट्रेल वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसके उलट आम आदमी पार्टी ने एक मनी ट्रेल पेश कर दी है, जिसमें जिस वायदा माफ गवाह के सरकारी गवाह के कहने पर अरविंद के गवाह के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साफ दिखाई पड़ता है कि उसके दिए हुए करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में। और किस तरीके से उसको जमानत दिलवाई गई, पहले वो जेल में बंद था और उसको के कविता के साथ वो सह अपराधी था, को एक्यूज था। तो ये दोनों तरफ से ये इस तरह से बातें आ रही हैं सामने। अब ये पब्लिक डोमेन में है दोनों बातें। वोटर जो है वो देख रहे हैं इस बात को कि किसके खिलाफ सबूत देने का दावा किया जा रहा है और किसके खिलाफ सबूत सबकी आंखों के सामने मौजूद है। मैं आज एक खबर देख रहा था यूट्यूब के एक चैनल पर ही कि ज्यादा गंभीर जो आर्थिक अनियमितता के मामले हैं वो नवीन जिंदल पर लगे हुए थे। जी तो नवीन जिंदल उम्मीदवार बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जो है वो भाई, जेल में चले वो जाते तो कोल घोटाले में एक्यूज थे, अभियुक्त थे नवीन जिंदल। और वो जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं उनको 1 घंटे के अंदर भाजपा अपना टिकट दे देती है। आज मैं एक और खबर पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि उसने तकरीबन 103 सांसदों के टिकट काटे हैं इस बार और 405 के आसपास वो टिकट घोषित कर चुके हैं। इस हिसाब से हम इसे कैसे देखें? ये एक रेडिकल कदम है, बहुत विश्वस्त यानी कि एक मजबूत नेतृत्व फैसला ले रहा है या थोड़ी घबराहट? बहुत पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे हैं। जो एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं उसमें देखने की कोशिश करूंगा या कोई भी कोशिश करेगा कि कोई पैटर्न उसमें दिखाई पड़े, कोई रणनीतिक पैटर्न दिखाई पड़े। इस तरह का रणनीतिक पैटर्न उसमें कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता है। जब प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले एनडीए के सांसदों की 45-45 के गुट बनाकर समूह बनाकर उनको संबोधित करना शुरू किया था, तो उनका तर्क ये था कि आप बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए और आप अपने मतदाताओं के साथ, अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ अच्छे संपर्क बनाइए, उनके काम कीजिए, उनके स्नेह का पात्र बनिए। तो ऐसा लगा था कि वो स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी समझ में आया था कि शायद बड़े पैमाने पर सांसदों की टिकट कटेंगे। और दिल्ली में टिकट काट भी दिए गए, 7 में से 6 के टिकट भी काट दिए गए दिल्ली के अंदर। लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ है। जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह टिकटों की कटने की संभावना दिख रही थी वो संभावना साकार नहीं हुई। यहाँ तक कि जनता दल यू ने भी 16 में से 13 लोगों को टिकट दे दिए, 3 के टिकट उन्होंने काटे, उन्होंने भी टिकट नहीं काटे। उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों को टिकट कटने की उम्मीद थी उनके टिकट नहीं कटे। हेमा मालिनी का टिकट कटने की उम्मीद थी, उनका टिकट नहीं कटा। जगदम्बिका पाल का टिकट कटने की उम्मीद थी, उनका टिकट नहीं कटा। मेनका गांधी का टिकट कटने की उम्मीद थी, उनको भी टिकट मिल गया, हालांकि उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट काट दिया।
तो आखिरकार वो कोई पैटर्न नहीं दिखाई पड़ता इसमें। और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि क्षत्रियों को अपेक्षाकृत बहुत कम टिकट दिया गया है। बात एक चर्चा ये भी चल रही है कि शायद टिकट के बंटवारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं चली है, इसलिए क्षत्रिय महासभा तक ने इसका विरोध किया है इसका कि हमको टिकट नहीं दिए गए जो हमें आमतौर पर उतने टिकट मिलते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दे दिया है। हालांकि अरुण गोविल मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन उनके टिकट पर सारे भाजपा के समर्थकों को भी आश्चर्य है कि उनको टिकट क्यों दे दिया गया। ये वही अरुण गोविल हैं जिन्होंने एक जमाने में पूरा रामचंद्र जी का कॉस्ट्यूम पहनकर, उनकी पोशाक पहनकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के पक्ष में प्रचार किया था किसी जमाने में। तो इस प्रकार वो आप अरुण गोविल को एक राममय माहौल बनाने के लिए शायद दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रचार के लिए ले जाए। साथ में ये भी एक हकीकत है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का बड़े पैमाने पर एक राममय माहौल बनने की संभावना जताई जा रही थी, उसका वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और स्थिति यह है कि सरकार को अब अरुण गोविल की मदद लेनी पड़ेगी उस राममय माहौल को बनाने के लिए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। एक ईश्वरप्पा करके बड़े नेता हैं जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज घोषणा की कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला। तो अगर इस तरीके से बहुत सारे उम्मीदवार फैसला करते हैं, जैसे अश्विनी कुमार चौबे का टिकट भी बक्सर से कटा है, सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कटा है। तो छेदी पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से टिकट चाह रहे हैं अब, क्योंकि मीरा कुमार ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरीके की चीजों से, यानी कि कुछ उम्मीदवार बागी हो जाते हैं या कुछ मजबूत उम्मीदवार दूसरे दलों में चले जाते हैं, क्या इससे सत्तारूढ़ दल को कुछ नुकसान हो सकता है या बड़ा नैरेटिव ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, इसमें होता यह है कि जितना अगर लड़ाई कांटे की है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, अगर लड़ाई कांटे की है तो जो बागी उम्मीदवार होता है वो गड़बड़ कर सकता है परिणाम में। लेकिन अगर दोनों के बीच में बहुत अंतर है, अगर जीतने वाला हारने वाले से बहुत आगे है, तो फिर वो जो गड़बड़ भी करेगी उसका कोई असर नहीं होगा। लड़ाई कांटे की है तो मान लीजिए वो एक लोकसभा क्षेत्र में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर वो 2 या 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10, 15-15 हजार वोट भी इधर उधर कर सकता है, तो वो लड़ाई में फर्क डाल देगा, नतीजे में फर्क डाल देगा। तो इसलिए एक प्रभावी किस्म का जो बागी उम्मीदवार है वो मुश्किलें पैदा कर सकता है, बशर्ते टक्कर है कि नहीं। बिहार में मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी करारी टक्कर देगा बिहार में। वहां पर अगर भाजपा को बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ा तो भाजपा के लिए मुश्किल होगी। भाजपा ने टिकटों को जो बहुत कम काटा है वहां पर, उसके पीछे एक ये कारण है कि बिहार में पेच फंसा हुआ है। वो नहीं चाहते कि बागी उम्मीदवार जो है वो फिर तंग करे। बिहार में गठबंधन को लेकर भी काफी अभी खींचतान चल रही है। कैसा भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन वहां बिखर जाए, कुछ सीटों की जो खींचतान चल रही है उस पर? देखिए, खींचतान तो चल रही है। पप्पू यादव ने इस तरह कांग्रेस में अपना विलय किया है, फिर वो पूर्णिया का टिकट मांग रहे हैं, उस पर भी खींचतान चल रही है। पप्पू यादव को लालू यादव चाहते थे कि वो राष्ट्रीय जनता दल में अपना विलय करें। तो खींचतान तो चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में कोई टूट हो जाएगी। ये दोनों बहुत लंबे अरसे से साथ साथ हैं और मुझे नहीं लगभग सभी चुनाव उन्होंने साथ साथ ही लड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अंततः मामला सेट है। तो कांग्रेस 10 सीटें मांग रही है और राष्ट्रीय जनता दल का मानना है इनके पास 10 अच्छे बड़े ताकतवर उम्मीदवार भी खड़ा करने के लिए नहीं है, तो वो उन्हें कम सीटें देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनके बीच में समझौता हो जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर काफी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और मुझे लगता है कि वो दोनों गठबंधनों में ही है। हालांकि हर रोज हम ये दावा सुनते हैं, जैसे मैंने आज भी सुना कि जो महाविकास आघाड़ी है यानी कि कांग्रेस वाला गठबंधन, वो अपनी सीटों की घोषणा कल कर देगा, लेकिन वो अनिश्चितता बनी हुई है, उसे हम कैसे समझें? देखिए, महाविकास आघाड़ी के साथ समस्या है। वो समस्या प्रकाश अंबेडकर जो बहुजन वंचित आघाड़ी है उसके कारण समस्या है। कांग्रेस उसको महाविकास आघाड़ी में लाने के लिए उत्सुक थी। कांग्रेस की कोशिशों के फलस्वरूप वो इसमें आए। उनको 4 सीटें देने के लिए ये लोग तैयार हैं। वो 6 सीटें मांग रहे थे, अब शायद वो 5 सीटों पे तैयार हो गए हैं, 1 सीट वो और मांग रहे हैं।
और वो बहुत ही कठिन किस्म के सहयोगी हैं। वो लगातार दिक्कतें पैदा करते हैं, वो पत्र लिखते हैं, वो शर्तें लगाते हैं और ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनको माना नहीं जा सकता, व्यवहारिक नहीं है वो। तो और वहां पर जब तक प्रकाश अंबेडकर को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक उनके लिए दिक्कतें होती रहेंगी। मुझे लगता है कि 26 तारीख यानी आज अंतिम दिन है, कल लोग प्रकाश अंबेडकर खुद ही इस विकास अघाड़ी को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। हालांकि आज शाम में मैं ये देख रहा था एक खबर कि उनको 6 सीटें ऑफर की गई हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो मान जाएंगे, पर वो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जैसा कि आप अब अगर आखिरकार किसके खाते से सीटें जाएंगी, क्योंकि शिवसेना ने तो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो अपने सारे उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। तो अब उद्धव ठाकरे के जिनके पास सबसे ज्यादा सीटें थी, उनके खाते से तो जाएंगे नहीं सीटें, तो ये कांग्रेस अपने खाते से देगी। कांग्रेस पहले से ही दूसरे नंबर पे पहुंच गई है पार्टी वहां पर। ये कहा जा रहा है कि सभी लोग 2-2 देंगे, तो फिर 6 हो जाएगा उनके लिए, पर वो घोषित हो जाएगा। इसका मतलब है कि महाविकास अघाड़ी के रणनीतिकारों को लगता है कि प्रकाश अंबेडकर के साथ लड़ने से उनको कुछ वोट प्राप्त होंगे अतिरिक्त, न केवल उन सीटों पर जहां वे खुद लड़ेंगे, बल्कि उन सीटों पर भी वोट प्राप्त होंगे जिन सीटों पर वो नहीं लड़ रहे हैं। कुछ दलित वोट प्राप्त होंगे, कुछ बहुजन वोट प्राप्त होंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। इसीलिए वो प्रकाश अंबेडकर को इस दूरी तक जाकर वो कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और घटना घटी कल और आज उस पर मीडिया में बहुत चर्चा रही, और वो था सुप्रिया श्रीनेत के किसी हैंडल से कुछ गलत तरह का एक मैसेज पोस्ट हो जाना। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी और कहा कि नहीं, वो गलती से हुआ और मेरे जो लोग इस चीज को देखते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, मैं जांच कर रही हूँ। मुझे आश्चर्य इस पर हुआ कि बहुत ज्यादा जोर शोर से इस मुद्दे को मीडिया के द्वारा, जिसे हम सरकारी मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा उठाया गया। तो और उसके पहले राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को उठाया गया। तो क्या एक खास तरह की रणनीति को भी इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें रोज इस तरह के मुद्दे को उठाकर विपक्ष को कटघरे में किया जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए सुप्रिया जी ने ये वक्तव्य दिया है और साफ तौर पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, अपने आप को उस वक्तव्य से अलग किया है। उन्होंने तुरंत कहा कि हमने उसको तुरंत डिलीट भी कर दिया। इसके बावजूद भी उसके ऊपर काफी हालांकि वो जो पोस्ट किया गया था वो बहुत ही घटिया किस्म का था, निकृष्ट कोटि का था। वैसा पोस्ट किसी भी महिला के खिलाफ, खासतौर से अगर वो अभिनेत्री है, तो नहीं किया जाना चाहिए। और आज वो उन्होंने अगर मान लीजिए इस तरह का कोई रोल, कोई भूमिका भी की है फिल्मों में, तो कंगना रनौत ने महारानी लक्ष्मीबाई की भी भूमिका की है उन्होंने, जो बहुत ही शानदार भूमिका थी उनकी। मैंने खुद वो फिल्म देखी है और रनौत ने उसमें बहुत अच्छा, कंगना ने बहुत अच्छा अभिनय किया था। हम लोग उनके राजनीतिक विचारों से सहमत हो ना हो, अभिनेत्री तो वो बहुत ही जोरदार है। बहरहाल इस चीज को वो उठा रही हैं, वो कह रही हैं मंडी को एक छोटी काशी कहा जाता है, उसका अपमान हुआ है वगैरह वगैरह, उसका राजनीतिक लाभ को उठाना चाहती हैं। इन बातों का बहुत दूर तक राजनीतिक लाभ कोई नहीं उठा पाता है। एक आखिरी सवाल बहुजन समाज पार्टी के बारे में। सारे कयासों को धता बताकर वो लगातार अपनी सीटें घोषित कर रही है मायावती, तो और उसमें फिर आकलन ये होता है कि अच्छा, इन सीटों से सपा को नुकसान होगा, उस सीट से भाजपा को नुकसान होगा। कहीं ये आकलन नहीं होता कि यहाँ वो जीत सकती हैं, पता नहीं आगे क्या हो। बहुजन समाज पार्टी की जो मौजूदा राजनीति है, उसको आप कैसे आकलन करेंगे? जब मेरी नजर में आज की तारीख तक तो मैं यही आकलन कर सकता हूँ कि वो किसी सीट पे चुनाव नहीं जीतेंगे। अगर उनके वोट पूरे उत्तर प्रदेश में 5%, 7%, 8% रहते हैं, तो उनके जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। किसी एक सीट के ऊपर अचानक उन्हें बहुत से वोट मिल जाएं, बाकी सीटों पे बिल्कुल वोट ना मिले कहीं, ये तो किसी स्थानीय स्तर पर संभव है, कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा अभी तक किसी सीट पे लग नहीं रहा है। देखने में सीटों के ऊपर जो जिस तरह से उम्मीदवार खड़े किए हैं और जो माइक्रो डिटेल्स रखते हैं चुनाव के बहुत सारे पत्रकार, उनमें से किसी ने अभी तक ये सूचना नहीं दी है किसी एक सीट पर मायावती की चुनौती बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने मुसलमान उम्मीदवारों को खूब खड़ा किया है ताकि मुस्लिम वोट कटें और उसको भारतीय जनता पार्टी को उससे स्वाभाविक रूप से लाभ पहुंचेगा। अभी तक तो उनका यही विश्लेषण है। अब आगे धीरे धीरे करके नई सूचनाएं आए, उनके आधार पर और विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि मैं प्रश्न बार बार पूछता हूं, लेकिन इस तरह की राजनीति का जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है?
आपकी नजर में? ये सब इस तरह की राजनीति मजबूरी में की जाती है, मेरा मानना है। इस तरह की राजनीति व्यक्ति या तो आदमी इस तरह की राजनीति शरारतन करता है या मजबूरी में करता है। और शरारतन मायावती इस तरह की राजनीति क्यों करेंगी कि उनकी तो इससे राजनीतिक जीवन पे कुठाराघात हो रहा है। तो जाहिर है कोई ना कोई मजबूरी होगी इसके तहत वो इस तरह की राजनीति कर रही है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या हमें माने कि बिल्कुल नेपथ्य में चला गया देश की राजनीति हाँ, पे नेपथ्य में चला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नेपथ्य में जा ही नहीं सकता है। अभी तक तो बिल्कुल सीधे जो क्विड प्रो को है उनके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। और अभी तो हमारे देश में विपक्ष कमजोर है, फुर्ती में काम नहीं करता है। अभी तक तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बहुत से मुद्दों के ऊपर जनहित याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए था इन लोगों को। भाई जनता को बताना पड़ेगा ना उन लोगों को। उनको लगातार अगर सरकार चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नेपथ्य में चला जाए तो विपक्ष को ऐसा काम करना होगा इससे वो नेपथ्य में जाने से रुके। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।